हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 19 मई 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस की। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के एकलव्य पीसीएस को सर्च कीजिए, वहाँ ये पीडीएफ आपको मुफ्त में मिल जाती है डेली के हिसाब से। तो चलिए बिना किसी देरी के हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में डिजिटल माध्यम से भारतीय तटरक्षक बल के सचेत और 2 अवरोधक का जलावतरण किया है? ठीक है, बेसिकली यहाँ पर प्रश्न ये है कि राजनाथ सिंह ने 2 यहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल के 2 जहाज़ों का जलावतरण किया है जो कि सचेतक हैं। ठीक है, जो कि इंटरसेप्टर जहाज़ है। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट ये है कि राजनाथ सिंह ने ICGS मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज, ICGS के 2 अवरोधक जलपोतों का अनावरण किया है जिनके नाम है सचेत। ठीक है, इंटरसेप्टर तरीके के ये जो 2 जलपोत हैं। अब देखते हैं ये कि इनका जो जलावतरण है वो कहाँ पर किया गया है। ऑप्शन है गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र या केरल। तो मैं आपको बता दूं, ये जो जलपोत हैं इनका जलावतरण हुआ है विद्यार्थियों गोवा में। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि राजनाथ सिंह ने गोवा जाकर के, जो श्रीमान राजनाथ सिंह हैं जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, तो रक्षा मंत्री जी ने गोवा जाकर के इनका जलावतरण नहीं किया है। इन्होंने इसका जलावतरण डिजिटल माध्यम से किया है, यानी दिल्ली में जो रक्षा मंत्रालय का ऑफिस है वहाँ से इन्होंने इसका जलावतरण किया है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाम क्या है इसके तो वो आप देख पाओगे यहाँ पर व्याख्या में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा राज्य में डिजिटल माध्यम से भारतीय तटरक्षक बल के सचेत और 2 अवरोधकों का जलावतरण किया है। ये 2 अवरोधक पोतों जिनके नाम हैं IBC 450 और C451। ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा, इनके नाम हैं IBC 450 और C451। ठीक है, ये इन जहाज़ों के नाम हैं। और इस कदम से समुद्र क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उससे भारत की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। ये बेसिकली गश्ती प्रकार के पोत होंगे जो कि गश्त करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिल करके। ठीक है, भारत की जो समुद्री सीमा है वहाँ पर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने घरेलू रक्षा तथा एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? केंद्रीय रक्षा मंत्री यानी श्रीमान राजनाथ सिंह के लिए ही ये बात हो रही है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री ने घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ या 400 करोड़। इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों 400 करोड़। 400 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है केंद्रीय रक्षा मंत्री ने घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा 400 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित कर दी गई है। आप देख सकते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए 400 करोड़ रुपए की योजना के तहत घरेलू रक्षा उद्योग द्वारा देश में विकसित और निर्मित सैन्य हार्डवेयर के परीक्षण के लिए केंद्र तैयार किए जाएंगे। ये जो 400 करोड़ रुपया होगा ये कहाँ लगाया जाएगा? ये इंडिया में ही लगाया जाएगा। और इसको कहाँ लगाया जाएगा? तो इससे जो है हम भारत में हम हथियार बनाने वाली कंपनियों को तैयार करेंगे। ठीक है, और उन कंपनियों में भारतीय हथियारों का निर्माण किया जाएगा। अगर आपको याद होगा तो विशेषकर एरोस्पेस के लिए अभी कुछ दिन पहले एक नई घोषणा हुई थी। जैसे आपने देखा होगा कि विशेषकर सरकार ने अपनी नीति में बदलाव किया है और स्पेस के क्षेत्र में, ठीक है, स्पेस के क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ा दिया है। स्पेस के क्षेत्र में अब 74% तक FDI हो सकता है, जो बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। यानी अब इसरो की जो सेवाएं हैं, ये बात को हम ध्यान रखेंगे, इसरो की जो सेवाएं हैं, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसरो के जो उपकरण हैं, जो सेवाएं हैं, वो अब प्राइवेट कंपनियां भी इस्तेमाल कर पाएंगी। यानी प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो भी इसरो के उपकरणों का इस्तेमाल कर पाएंगी सीधे सीधे पैसे दे करके।
यानी आप इसरो को पैसे दीजिए और उसकी सुविधाओं को हासिल कर लीजिए। इतना ही नहीं, एरोस्पेस के फील्ड में अब एफडीआई को भी आमंत्रित किया जाएगा और एरोस्पेस के लिए 74% एफडीआई तक को मान्यता केंद्र सरकार ने दे दी है। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है स्पेस के फील्ड में। इससे क्या होगा, इससे जो है स्पेस का जो व्यापार है भारत में, जो कॉमर्शियल स्पेस है वो बढ़ेगा। यानी इससे अब वो लोग भी स्पेस से जुड़ पाएंगे जो अंतरिक्ष यात्रा करना चाहते हैं। जैसे चलिए, हालांकि ये बहुत ही महंगा प्रोसेस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत सारे पैसे वाले लोग ऐसे हैं जो पैसा खर्च करके अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं। तो इससे अंतरिक्ष पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और चूंकि वह इतना पैसा खर्च करके अंतरिक्ष में जाएगा तो उस पैसे का लाभ मिलेगा इसरो को और भारत सरकार को। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्पेस के फील्ड में 74% तक एफडीआई कर दिया गया है। इससे इसरो को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अमेरिका की यदि हम बात करें तो अमेरिका में स्पेस फील्ड जो है वो पूरी तरीके से प्राइवेट हो चुका है। जैसे आपने नाम भी सुना होगा स्पेस एक्स का, काफ़ी फेमस कंपनी है स्पेस एक्स, है ना, जिसके पास दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन 9। तो वो स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है। तो स्पेस एक्स जैसी जो कंपनियां हैं, है ना, वो भी इंडिया के इसरो में आकर के अपना योगदान दे पाएंगी एफडीआई के थ्रू। तो ये काफ़ी क्रांतिकारी कदम रहेगा, ध्यान रखेंगे इसको। एरोस्पेस से जुड़ा हुआ था तो मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 18 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व एड्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस या दोनों। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका सही जवाब है दोनों। ठीक है, दोनों ही मनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं 18 मई को विश्व भर में एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ये दोनों ही मनाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आप जो ध्यान रखेंगे वो ये कि ये जो विश्व एड्स दिवस है ये है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, ये ध्यान रखिएगा भैया। ठीक है, व्याख्या में हालांकि दिया हुआ है लेकिन मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ। ये जो दिवस है इसका नाम है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। अगर आप विश्व एड्स दिवस की बात करेंगे तो वो तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपने अगर कहीं पढ़ा हो तो बिल्कुल आपने पढ़ा ही होगा कि विश्व एड्स दिवस तो हम लोग मनाते हैं कब? 1 दिसंबर को। ठीक है, ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, ये अलग है। यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन सा है विद्यार्थियों? वो है एड्स वैक्सीन दिवस। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। ये एड्स वैक्सीन दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस तो मना ही रहे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत की है? अब नाम में ही आ गया भैया, आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना किसने बनाई है? तो अब इसमें बचता ही क्या है? जब नाम ही है गुजरात सहाय योजना तो कौन बनाएगा? गुजरात सरकार ही बनाएगी, विजय रूपानी सरकार ही बना रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब है क्या ये हम समझ लेते हैं। तो गुजरात सरकार ने हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत मध्यम वर्ग के लोग 2% वार्षिक ब्याज पर बैंकों से 1 लाख रुपए की गारंटी मुक्त ऋण ले पाएंगे। इस आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के अंतर्गत क्या होगा कि मध्यम वर्ग के लोग बैंकों से 1 लाख रुपए तक का लोन ले पाएंगे और इसके लिए केवल उन्हें 2% ब्याज देना होगा। ये है गुजरात सहाय योजना। अगर आप नॉर्मली वैसे लोन लेने जाओगे तो वहाँ पर लोन जो है काफ़ी महंगा मिलता है। 6 से 7% तक आपको ब्याज चुकानी होती है सालाना। ठीक है, नॉर्मल अगर आप लेने जाते हो तो कहीं से आप लोन लेते हो, होम लोन वगैरह लेते हो, कार लोन लेते हो, तो उस पर काफ़ी हैवी इंटरेस्ट हमें पे करना होता है। बट गुजरात में ये जो योजना है गुजरात सहाय योजना, इसके अंतर्गत अगर आप 1 लाख रुपए तक का कोई भी लोन लोगे तो उस पर केवल 2% इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो काफ़ी कम ही है अगर देखा जाए तो नॉर्मल से, है ना। तो ये है गुजरात सहाय योजना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस मरीजों की जांच के लिए कौन सी मशीन देश को समर्पित की है? ये सवाल है विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूँ ये, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे आरओ हो, चाहे बीईओ हो या पीसीएस हो, उन सब में इसके पूछे जाने की पूरे संभावना है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने कौन सी मशीन देश को समर्पित कर दी है? तो उस मशीन का नाम है विद्यार्थियों कोबास 6800। ठीक है, कोबास
6800 नाम की ये मशीन है जो कि कोरोना वायरस के मरीजों की जांच करेगी। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसको देश को समर्पित कर दिया। मशीन का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोवास 6800 नाम है मशीन का, कोवास 6800। ये जांच करेगी कोरोना वायरस के मरीजों की। आप देख सकते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस मरीजों की जांच के लिए कोवास 6800 मशीन को देश को समर्पित कर दिया है। कोवास 6800 रोबोटिक्स की क्षमता वाली एक परिष्कृत मशीन है जो कि कोरोना रोगियों की जांच करेगी, है ना। तो अच्छी बात है, बढ़िया बात है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसी पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक, ये बात हो रही है यहाँ पर ASI की, ये बात हो रही है यहाँ पे किसकी, ये बात हो रही है यहाँ पर ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की महानिदेशक कौन हो गई हैं, ये हो गई हैं वी विद्यापति, ठीक है। कर्नाटक कैडर की IAS अफसर हैं वी विद्यापति और इनको ASI का नया डायरेक्टर जनरल महानिदेशक बनाया गया है। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पंजाब के बाद अब किस राज्य ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या बिहार। तो अगर हम देखें तो ये वही स्टेट है जहाँ पर कोरोना के काफ़ी ज़्यादा मामले रिसेंटली आ रहे हैं और वो स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सरकार है कांग्रेस और शिवसेना की और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। तो उन्होंने जो है अपने स्टेट में लॉकडाउन को 31 मई तक एक्सटेंड कर दिया है, ये देखते हुए कि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए लॉकडाउन जारी रहेगा महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी में है ये, भैया ध्यान रखना है इसको। पेपर में इस तरीके के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मनरेगा का बजट हाल ही में कितने हजार करोड़ रुपए बढ़ा दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने मनरेगा क्या है? ये है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। ये क्या है? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम है विद्यार्थियों, मनरेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मनरेगा की स्टार्टिंग कब से हुई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कब से शुरू हुआ है। तो ये बात आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मनरेगा जो कार्यक्रम है कब से शुरू हुआ है, और पहले इसका नाम था नरेगा, बाद में हो गया मनरेगा। तो ये दोनों ही सवाल आप मुझे बताएंगे, कब से शुरू हुआ है मनरेगा और किस वर्ष इसका नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया गया है ना। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, फिलहाल टॉपिक पर वापस लौटते हैं। तो टॉपिक है हमारा कि कब से जो है ये जो मनरेगा है इसमें कितने हजार करोड़ रुपए का एलोकेशन यहाँ पर हो गया है इस बार के लिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है विद्यार्थियों 40,000 करोड़, ठीक है। वित्त मंत्री जी ने मनरेगा बजट में 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिए हैं। क्यों बढ़ा दिए हैं? ताकि मज़दूरों तक ये पैसा आसानी से पहुंच पाए। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे मज़दूर खाली हो चुके हैं, इस वजह से उन्हें आर्थिक समस्याओं का कम सामना करना पड़े। ये तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हाँ, सरकार की तरफ से ये प्रयास है कि लोगों को कम आर्थिक समस्याएं झेलनी पड़ें, इसलिए मनरेगा का बजट बढ़ा दिया गया है। कितना? 40,000 करोड़ रुपए। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये भैया ये भी आज के मतलब सेशन में तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ हमें मिल रहे हैं, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, GI टैग वाला क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस राज्य के तेलिया रूमाल और झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है? ठीक है, किस राज्य के तेलिया रूमाल और झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग को GI टैग? GI टैग क्या होता है? GI टैग होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि पेठा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो उसके मुंह से सीधी एक ही चीज़ निकलती है, आगरा, ठीक है। आगरा का पेठा प्रसिद्ध है। तो अगर कोई पेठा आगरा से लेकर के आता है या आगरा की पहचान जो है
वो पेठे से हो गई है ना। तो पेठे को जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया। पेठा कहाँ का? आगरा का। जैसे पेड़े कहाँ के? मथुरा के। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें फेमस हैं। जैसे ताले कहाँ के? तो अलीगढ़ के। तो ये चीज़ें फेमस हो चुकी हैं, इनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिल चुका है। उसी तरीके से इनको भी दे दिया गया है, तेलिया रुमाल और झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग को। अब एक तो यहाँ पर नाम दे दिया झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग, दूसरा आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि तेलिया रुमाल। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है तेलंगाना। ध्यान रखना, तेलंगाना का तेलिया रुमाल और झारखंड का सोहराई खोबर पेंटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो किस राज्य के तेलिया रुमाल और झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग दे दिया गया है? तो तेलंगाना का तेलिया रुमाल और झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग। इनके मैं पिक्स लगा दूंगा जिससे आप इन्हें देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में, इन्हें आप देख सकते हैं। व्याख्या में आप देख लीजिए, तेलंगाना राज्य के तेलिया रुमाल और झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। तेलिया रुमाल को सूती कपड़े में जटिल हस्त निर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जो कि 3 रंग लाल, काले और सफ़ेद से मिलकर बना होता है। फोटो में ऐड कर दूंगा तो आप इसको देख पाओगे कि किस तरीके का होता है तेलिया रुमाल और किस तरीके की होती है सोहराई खोबर पेंटिंग। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट। निम्न में से किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विजय माल्या की प्रत्यार्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? ठीक है, वो कौन से देश का सुप्रीम कोर्ट है जिसने विजय माल्या के प्रत्यार्पण के खिलाफ जो उसने याचिका दी थी उसको खारिज कर दिया है? ठीक है, तो वो देश है, अगर आपको पता है विजय माल्या कहाँ पर है तो आपको ये भी पता होगा कि किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल किया है। तो वो देश है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन ने ऐसा किया है, आप देख सकते हैं। कि ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विजय माल्या के प्रत्यार्पण के खिलाफ जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि विजय माल्या ने जो है जमानत याचिका दाखिल की थी, है ना, सुप्रीम कोर्ट में ब्रिटेन के, जिसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो अब जो है हो सकता है ये जेल चला जाए, है ना, ध्यान रखेंगे। और ये भी बहुत तक संभव है कि ये लौट करके इंडिया भी वापस आ जाए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फिलहाल। अच्छा, कुछ सवाल इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको फिर से बता दूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये मनरेगा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, हालांकि पीडीएफ तो मिली जाएगी, अच्छी बात है, लेकिन आप इन्हें कहीं अलग से नोट करें तो और बेहतर हो जाएगा ये, है ना। और इसके अलावा आप देख सकते हो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा ये कोबास 6800, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत।